This question is that a cell and tube heat exchanger is used as a steam condenser. Is used as a steam condenser. Coolant water enters the tube at 300 Kelvin at a rate of 100 kg per second. The overall heat transfer coefficient is 1500 watt per meter square Kelvin and the total heat transfer area is 400 meter square. ठीक है. Steam condenses at a saturation temperature of 350 Kelvin. Assume that the specific heat of coolant water is 4000 joule per kg Kelvin. The temperature of the coolant water coming out of the condenser is dot 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 Kelvin, round of the nearest integer. Okay, my dear friends. So this question has been asked in GATE 2021. Okay, having weightage of 2 marks, asked in the set 1 paper. सेट वन मीन्स मॉर्निंग सेशन पेपर. अभी आप देखो एटलीस्ट अभी कितना क्वेश्चन आप कर चुके हो, 4 क्वेश्चन कर चुके हो, जिसमें से क्या 2 मार्क्स का था, मतलब ये, और ये अभी तक आपने कितना क्वेश्चन किया, आई थिंक 3, ये लगा के चौथा क्वेश्चन कर रहे हो, जिसमें से क्या था 3 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का था और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स था, मतलब 7 मार्क अभी तक आपको दिख चुका है. मतलब अभी तक जितना आप सॉल्व किया सेट वन में 7 मार्क्स का आ चुका है. आगे हम और देखेंगे और भी क्वेश्चन है क्या. सो आपको समझ में आ रहा है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. तो आप बोलेंगे ये क्वेश्चन तो सर हीट ट्रांसफर से लिया गया है. बिल्कुल सही बात है. हीट ट्रांसफर में कौन सा टॉपिक से लिया गया है, तो हीट एक्सचेंजर से लिया गया है ना. और हीट एक्सचेंजर में कौन सा हीट एक्सचेंजर, तो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है ना. गुड. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्टीम कंडेंसर है ना, और मैं बोलूंगा इसका डायग्राम ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे. और माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस क्वेश्चन हैज बीन डन इन योर क्लासरूम नोट्स. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. अगर आप हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट हो तो आपको पता है ये क्वेश्चन आपके क्लासरूम में भी हो चुका है. अलग बात था कि डाटा सेम नहीं था, डाटा चेंज था, बट सेम क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व इन योर क्लासरूम. हो चुका है. अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो आपको पता होगा सेम क्वेश्चन हम क्लासरूम में सॉल्व करा चुका हूँ. बट अलग बात है, थोड़ी सी डाटा क्या है, जो डाटा गिवन है वो हम अलग अलग था, बट सेम क्वेश्चन आई हैव सॉल्व. ओके, तो देखो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहली बात बताओ, क्या स्टीम कंडेंसर है ना. स्टीम क्या है, कंडेंसर है. तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका ये ड्रॉ करो, तो आप क्या ड्रॉ करोगे, ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना. ये हमारा टी एच आई है. टी एच आई हॉट टेम्परेचर इनलेट का जो टेम्परेचर है, सो दिस इज गिवन 350 केल्विन, है ना. ये हमारा टी एच आई है. टी एच आई था, ये हमारा टी एच नोड है. दिस वन इज आल्सो 350 केल्विन, है ना. अब देखो बोल रहा है टी सी आई. टी सी आई कितना है हमारा, हॉट कोल्ड टेम्परेचर का इनलेट जो है वो 300 केल्विन है. और यहाँ जो मतलब हमें टी सी नोट क्या करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है. अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, आपने इसको पैरेलल फ्लो क्यों बोला, आपने इसको पैरेलल फ्लो क्यों बोला. क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया है पैरेलल फ्लो, कहीं कुछ नहीं लिखा है पैरेलल फ्लो या काउंटर फ्लो. तो आपने सर इसको पैरेलल फ्लो क्यों माना, आपने काउंटर फ्लो क्यों नहीं माना. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं क्लास के अंदर ये बात चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ. whenever if I will talk about the condenser और बॉयलर, जहाँ पे भी फेज चेंज की बात करेंगे हम, चाहे कंडेंसर में फेज चेंज होता है, बॉयलर में फेज चेंज होता है, तो वहां पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको काउंटर फ्लो मान रहे हो या पैरेलल फ्लो मान रहे हो. ये नोट जो मैं आपको क्लास में लिखा चुका हूँ और आपको पता होना चाहिए, जब कभी भी फेज चेंज इन्वॉल्व होगा, क्या, फेज चेंज, और फेज चेंज किस किस में होगा यार, तो आप बोलेंगे सर या तो बॉयलर में होगा या कंडेंसर में होगा, दोनों हीट एक्सचेंजर है ना. जब कभी भी फेज चेंज होगा तो उसके एलएमटीडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उसके किसी प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं उसको काउंटर फ्लो मानूं या मैं उसको पैरेलल फ्लो मानूं. आप ऐसे भी बोल सकते हो सर मुझे मजा नहीं आया, मैं उसको काउंटर मानना चाहता हूं, मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, है ना. और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट. लो, क्या हो गया, काउंटर फ्लो हो गया कि नहीं हो गया. ये कितना है, 350 है, ये भी 350 है ना. और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टी सी नोड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टी सी आई हो जाएगा. तो उससे भी कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा. समझ में आ रही बात. तो मतलब आप बोलोगे सर ये 300 हो जाएगा और हमें ये टी सी नोड तो सर निकालना ही है. तो आपको पता है जब कभी भी स्टीम कंडेंसर या बॉयलर हो, तो
तो आप पैरेलल बनाओ या काउंटर बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताया था स्टीम कंडेंसर में किसको कांस्टेंट रखना है, टीएचआई टीएच नोट को। क्यों? क्योंकि देखो यार कंडेंसर है, तो कंडेंसर में किसका फेज चेंज होगा, तो आप बोलेंगे सर जो हॉट स्टीम होगा। कंडेंसर के अंदर किसका फेज चेंज होगा यार, जो हॉट होगा ना उसी का तो फेज चेंज होगा। तो इसीलिए जब हम बात कर, और आपको पता है जब फेज चेंज होता है तो ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। जब कभी भी फेज चेंज की बात करेंगे हम, तो जब फेज चेंज हो रहा होगा तो उस दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, टीएचआई टीएच नॉट को कांस्टेंट रखा हूँ, स्ट्रेट लाइन से बना रहा हूँ। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर क्वेश्चन में बॉयलर होता तो बॉयलर में किसका फेज चेंज होता है यार, जो मतलब ठंडा वाटर होता इसको आप हीटअप करते तो कोल्ड वाटर का फेज चेंज होता है ना, कोल्ड वाटर हीट हीट करते उसका फेज चेंज कराते। तो याद रखना कंडेंस अगर बॉयलर होता तो यहाँ पे हम कोल्ड टेम्परेचर जो है उसका कांस्टेंट रखते, कोल्ड वाटर या कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रखते, क्योंकि उसका फेज चेंज हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है? गुड, अच्छी बात है, आपको आ रहा है यहाँ तक। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? सो हम देखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा क्या सब है। सो इन दिस क्वेश्चन मास फ्लो एमसी पता है हमें, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ये हमें पता है, कितना पता है, 100 kg पर सेकेंड पता है। ओके, और क्या पता है हमें क्वेश्चन में, ओवरऑल हीट ट्रांसफर पता है, तो हमें ओवरऑल यू भी पता है, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, 1500 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन, हमें ये पता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सरफेस एरिया भी पता है, कितना पता है, दिस इज 400 मीटर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन के अंदर सीपी भी पता है, एंड द वैल्यू ऑफ सीपी इज गिवन 4000 जूल पर केजी केल्विन। ओके, और हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, टीसी नोट कैलकुलेट करना है। अब आप सोचो कि सर हम टीसी नोट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सर सोचने का तरीका सोचो, सोचो, ऐसा नहीं कि सीधा सॉल्यूशन देख लो। अगर देखो किसी भी तरीका से अगर क्वेश्चन हमें एलएमटीडी पता होता तो हमारा काम बन जाता यार, है ना। एलएमटीडी पता होता तो आपको पता है ना, डेल्टा टी वन अपॉन इस तरह का निकाल लेते। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमें एलएमटीडी नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज आप देखो कि इस क्वेश्चन में यू दिया है, एएस दिया है ना, सी पता है, तो हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि यार तुम एनटीयू निकालो। हम यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है, एनटीयू क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट होता है, आप इसको क्या बोलते हो, यू एस अपॉन सी मिनिमम, वही बोलते हैं ना एनटीयू। और अगर आपका एनटीयू पता चल गया, है ना, अगर आपका एनटीयू पता चल गया तो आप क्या करो, इफेक्टिवनेस क्या होता है इस केस में, तो आप बोलेंगे 1 माइनस ई के पावर माइनस एनटीयू, है ना, यहाँ से। और आपको और पता है कि इफेक्टिवनेस को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे सर, इट विल बी टी सी नॉट माइनस टी सी आई अपॉन टी एच आई माइनस ऑफ टी सी आई, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मेरा टारगेट, अगर मैं एनटीयू निकालूंगा तो हम इफेक्टिवनेस पता चल जाएगा, और अगर हमें इफेक्टिवनेस पता चल गया तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टीसीआई हमें पता है, टीएचआई पता है, टीसीआई पता है, हमें टीसी नोड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आई कैन कैलकुलेट टीसी नोड। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बात, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम एनटीयू हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, एनटीयू हो जाएगा, एनटीयू इक्वल टू यू एस अपॉन सी। तो यहाँ पे u कितना है पता है आपको, 1500 दिया हुआ है, a कितना है 400 दिया हुआ है, अपॉन c, तो क्या हो जाएगा m इंटू सी। तो m कितना है हमारा यहाँ पे, मास फ्लो रेट 100 इंटू ये दिस वन इज हाउ मच, c इज गिवन 4000। देखो ये एक होता है कैपिटल, अगर मैं बोलूंगा ना कैपिटल सी, तो कैपिटल सी मीन का मतलब होता है एम इंटू स्पेसिफिक सी, ठीक है ना, तो ये होता है, ये पॉइंट आप याद रखना है, कैपिटल सी है स्मॉल सी है। इफ यू सॉल्व देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1.5। अब देखो, अब हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस निकालेंगे, इफेक्टिवनेस क्या है, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस एन टी यू, और ये बराबर होता है क्या बताओ, ये हम किसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी सी नॉट माइनस टी सी आई अपॉन वाट, टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इस वैल्यू कितना हो जाएगा इफ यू सॉल्व इफेक्टिवनेस,
1 minus e के power minus of 1.5. If you solve, then we will get the value of 0.7768 equal to TC naught हमें नहीं पता है, तो TC naught, what is the value of TCI my dear friends? TCI का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300 ना, कितना दिया हुआ है? 300 अपॉन THI कितना दिया हुआ है हॉट टेम्परेचर का? यू कैन सी 350 माइनस 300 है ना। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी सी नॉट, और जो वैल्यू आएगा टी सी नॉट का, दिस वैल्यू विल बी कम्स आउट टू बी 338.84 है ना, 338.84। तो इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। आपको जो भी पुट करना है सो राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर में पुट करना है। तो एक पॉइंट आप देखो यहाँ पे आपको कितना आ रहा है 338.84, तो राउंड ऑफ जो इंटीजर होगा इसका वो क्या लिखोगे? अप्रोक्सीमेट 339 है ना, ये केल्विन। आपको समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बात? ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर जो आंसर होगा, सो दिस विल बी द वैल्यू, आंसर विल बी 339 केल्विन। तो भाई ठीक है ना। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन आपने, बहुत बार बच्चा तो हमको लगता है डर गया होगा, यार सेलन ट्यूब लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सेलन ट्यूब है। उसके बाद क्या बोला? यूज डाइजेस्टिव कंडेंसर, मतलब एक तरह से इसको कंडेंसर बना दिया है, सेलन ट्यूब हीट एक्सचेंजर को कंडेंसर की तरह यूज करता है, तो डरने की बात नहीं है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं वेरी इजीली आप क्या करते हो, क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हो और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है हीट ट्रांसफर से। अगर आपने क्लास नोट्स और क्लासरूम कोर्स सही से किया है, देन ऑल द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। ओके, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन, and this question is that ambient air flow over a heated slab having flat top surface at y equal to 0, the local temperature in Kelvin profile within the thermal boundary layer is given by Ty equal to 300 plus 200 exp inside the bracket minus 5y, where y is the distance measured from the slab surface in meter. The thermal conductivity of air is 1.0 watt per meter Kelvin, and that of slab is 100 watt per meter Kelvin. Then the magnitude of temperature gradient dt upon dy within the slab at y equal to 0 is ... Kelvin per meter round up the nearest integer. So my dear friends, this is the question has been asked in GATE 2021, having weightage of 2 marks, asked in set 2, or it's very obvious this question has been taken from the what? कन्वेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है ना। ये क्वेश्चन किसका है? कन्वेक्शन का है। गेट 2021 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का वेटेज था, सेट 2 का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द गिवन डाटा। सो इसमें हमें एक टेम्परेचर प्रोफाइल दिया हुआ है, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 300 प्लस 200, या आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दैट 300 प्लस 200 ई के पावर माइनस 5y, ठीक है। वेयर y इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द स्लैब सरफेस इन मीटर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमें थर्मल कंडक्टिविटी जो एयर का है, कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ये हमें पता है, एंड दिस वैल्यू इज 1 वाट पर मीटर केल्विन है, और ये ऑफ जो स्लैब है वो भी हमें पता है, और ये हमें कितना दिया हुआ है 100 वाट पर मीटर केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है dt अपॉन dy at y equal to 0 in slab, what will be this। सो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो आप सोचिए इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वन माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हम कर सकते हैं, पहले समझो। देखो हमारा ये कोई एक सपोज करो हीटेड स्लैब है, ये क्या है हमारा कोई एक हीटेड स्लैब है, हीटेड स्लैब है। इसके बाद क्या होगा, इस पे एयर फ्लो करेगा, यस एयर क्या होगा, ऐसे सपोज करो कुछ फ्लो कर रहा है ना। अब एक बात बताओ, मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, यहाँ पे हमारा एजम्पशन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये नो स्लिप कंडीशन है। नो स्लिप कंडीशन है तो क्या होगा, अगर नो स्लिप हम कंडीशन की बात करेंगे तो इसका मतलब जो एयर स्लैब के कांटेक्ट में आएगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्लैब। तो एक काम करो, मैं बहुत छोटा थिकनेस, इतना छोटा है कि मैं इसको मतलब आंख से देख भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं मैक्रोस्कोप ना यूज करूँ तो मैं आपको मैक्रोस्कोप यूज करके जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है सो जूम का फिगर है ना। अब इसके अंदर जो एयर जाएगा मेरे डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक इसमें जो भी एयर जाएगा वो एयर क्या होगा उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। अगर बात करूंगा कि सपोज करो ये एयर है, तो ये एयर का क्या है, पार्टिकल्स है, तो एयर का पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, है ना। ये जो भी आप एयर का पार्टिकल्स देख रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ट्रैप मतलब क्या होगा, जो हमारे हीटेड सरफेस है उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटीज होगी या उभर खाबर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताया था, अगर आपको याद होगा, जब एयर ट्रैप हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो एयर फ्लो नहीं कर पाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, जब भी एयर ट्रैप हो जाएगा तो वहां पे कंडक्शन हो जाएगा। मैं आपको बताया हूँ, पता है क्या, कन्वेक्शन तभी होगा जब फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहा है। अगर फ्लूइड पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएगा और हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तब एक ही चीज संभव है, वहां पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं बात। तो चूंकि नो स्लिप कंडीशन है, ये बहुत स्मॉल थिकनेस है, इतना नहीं जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा है, तो यहाँ पे एयर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो इस एयर में क्या होने लग जाएगा, कंडक्शन होने लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये जो यहाँ पे जो एयर का, जस्ट मैं तो कलर चेंज कर लेता हूँ, जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो एयर होगा, ये वाली जो एयर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। और इसके बाद फिर क्या होने लग जाएगा, कन्वेक्शन, क्योंकि ऊपर वाला है तो ये क्या होगा, एयर पार्टिकल्स मूव करेगा तो वहां पे कन्वेक्शन होगा। बट याद रखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। जो फ्लूइड पार्टिकल ट्रैप है उसमें कंडक्शन होगा, और जो फ्लो कर रहा है उसमें कन्वेक्शन होगा। अब एक बात बताओ, इस जो हमारे पास जो स्लैब है मेरे दोस्त, जो हमारे पास ये एयर है वो हीटेड स्लैब है। तो हीटेड स्लैब से यहाँ तक जो आप स्मॉल बहुत छोटा सा थिकनेस देख रहे हैं, यहाँ तक हीट कैसे जाएगा, कंडक्शन से जाएगा, और फिर कैसे जाने चला जाएगा, कन्वेक्शन से जाएगा। अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करूंगा, बाय अप्लाइंग सरफेस एनर्जी बैलेंस, या स्टेडी स्टेट में अगर मैं सरफेस एनर्जी बैलेंस की बात करूंगा, बाय सरफेस एनर्जी बैलेंस, सरफेस एनर्जी बैलेंस, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन होगा, क्योंकि जो भी हीट स्लैब से जाएगा सब यहाँ पे कंडक्शन होगा और सब इसके द्वारा चला जाएगा, सब कन्वेक्शन होगा। तो हम बोलूंगा बताओ कंडक्शन क्या होगा, तो कंडक्शन किस में होगा, तो आप बोलेंगे सर कंडक्शन जो हमारा आ रहा है स्लैब से आ रहा है, स्लैब हीटेड सरफेस है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस के ऑफ स्लैब, ठीक है, इंटू डी टी अपॉन डी वाई, वाई इक्वल टू जीरो, स्लैब इक्वल टू। अब एक बात बताओ, ये वाला जो छोटा वाला इतना, स्लैब से तो कंडक्शन से आएगा, ये हमारा क्या होगा, सपोज करो ये हमारा स्लैब है ना, तो स्लैब से कैसे आएगा, कंडक्शन से आएगा। इसके बाद ये वाला ये जो ट्रैप हो गया, उसमें भी क्या होगा मेरे दोस्त, कंडक्शन होगा, उसमें भी क्या होगा, कंडक्शन होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस के, लेकिन याद रखना इस बार किसका, क्योंकि ये ईयर है, यहाँ पे स्लैब था तो हमने स्लैब लिखा, ये हमारा क्या ईयर है, तो हम क्या लिखेंगे, ईयर इंटू डी टी अपॉन डी वाई, वाई इक्वल टू जीरो। यही होगा कि नहीं होगा, यस यही होगा, ठीक है ना। अब आज अगर यही होगा तो एक बात बताओ, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये,
ये वाला क्वांटिटी आई हैव टू कैलकुलेट, ये वाला क्वांटिटी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। के स्लैब पता है, के एयर पता है, और dt अपॉन dy भी आपको एयर के केस में दिया हुआ है। बाउंड्री लेयर, तो बाउंड्री लेयर किस में बनेगा, फ्लूइड में बनेगा, एयर में बनेगा। बाउंड्री लेयर कहाँ बनता है यार, फ्लूइड या एयर में बनता है। और एक पॉइंट याद रखना, बाउंड्री लेयर क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। अगर यहाँ पे स्लिप होने लग जाए तो बाउंड्री लेयर भी कभी भी फॉर्म नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगा एक पूरा स्मूथ सरफेस है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं बोल दूं कि ये पूरा स्मूथ सरफेस है, पूरा स्मूथ है, तो अगर यहाँ पे एयर पार्टिकल फ्लो कर रहा है, एयर की फ्लो कर रहा है, तो क्या बाउंड्री लेयर बनेगा, क्या नहीं बनेगा। बाउंड्री लेयर तभी बनेगा जब वहां पे सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। पूरा स्मूथ होगा तो कभी भी बाउंड्री लेयर नहीं बन सकता है। तो बाउंड्री लेयर किसमें बनेगा, फ्लूइड में। तो हमें इस क्वेश्चन देखो, हमें dt, हमें t जो है y के फॉर्मेट में हमें दिया हो। y क्या है यार, y मैं बोलूंगा ये हमारा y है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो स्लैब है उसको y डायरेक्शन में y है हमारा, ठीक है ना, और x डायरेक्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। अब इस क्वेश्चन देखो dt हमें पता है, क्या मैं dt अपॉन, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, t इंटू वाई, ये इंटू नहीं है, t एज ए फंक्शन ऑफ y, इसको t इंटू वाई मत पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, t एज ए फंक्शन ऑफ y। सो दिस इज गिवन 300 प्लस 200 e के पावर माइनस 5y। अब मैं बोलूंगा dt अपॉन dy निकालो, किसका है, ये एयर का है। dt अपॉन dy किस केस में, बाउंड्री लेयर जिसमें बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये एयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा आपका। फिर क्या बचेगा, बचेगा क्या, 0 प्लस 200 इनसाइड द ब्रैकेट -5 इंटू ई के पावर -5y। यही होगा कि नहीं होगा, मतलब इसको मैं सही से लिखूंगा, 0 प्लस 200 है ना, इंटू -5 ई के पावर -5y होगा। अब एक काम करो, dt अपॉन dy, y इक्वल टू किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है आपको। एक काम करो, यहाँ पे लिखो dt अपॉन dy, y इक्वल टू 0 किस में, एयर में। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, y को 0 करोगे तो e के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, -1000 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या, यस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -1000। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिखूंगा माइनस के ऑफ एयर dt अपॉन dy, ऑब्वियस सी बात है, y इक्वल टू 0 स्लैब में, इक्वल टू क्या होगा, माइनस के ऑफ एयर dt अपॉन dy, ओके, y इक्वल टू 0 किस में, एयर में। सॉरी, यहाँ पे के स्लैब होगा, मैंने गलत लिखा, ये क्या होगा, के स्लैब होगा, ठीक है ना, पीछे भी मैंने मिस्टेक किया हूँ क्या, के एफ स्लैब, ठीक है। ओके, तो देखो के एफ स्लैब हमें कितना पता है, 100, तो -100 dt अपॉन dy, y इक्वल टू 0 किस में, स्लैब में हमें कैलकुलेट करना है। के ऑफ एयर कितना है, -1, और dt अपॉन dy, ये वैल्यू कितना आया अभी आपका, ये वैल्यू कितना आया है, देखो ये वैल्यू आया -1000, so multiplied by -1000, so you will get, you know, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, dt अपॉन dy है ना, y इक्वल टू 0 स्लैब, वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 केल्विन, -10 केल्विन पर मीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बात बताओ, आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन देखो 2 पॉइंट पूछ रहा है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, तो ठीक है। दूसरी बात, ये मोड के अंदर है, dt अपॉन dy इनसाइड द मोड भी है, आपको दिख रहा है ना dt अपॉन dy। तो आप अगर उसको मोड के अंदर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इनसाइड द मोड करोगे तो क्या लिखोगे, dt अपॉन dy, y इक्वल टू 0 स्लैब, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर दिस विल बी कम्स आउट टू बी 10 केल्विन पर मीटर, 10 केल्विन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हाउ मच यू विल गेट 10, तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 10, है ना, जस्ट यू हैव टू पुट द 10 एंड यू विल गेट द 2 मार्क्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन एक बार गेट में आ चुका है, सेम क्वेश्चन, ओनली डाटा वाइज डिफरेंट। सेम क्वेश्चन आई थिंक गेट 2017 और 16 में आया था, सेम क्वेश्चन था, डाटा चेंज था, और ये भी क्वेश्चन आपके क्लासरूम में सॉल्व है। सेम क्वेश्चन, ओनली दिस एक्सप्रेशन में बी डिफरेंट, ओके, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है जो क्वेश्चन आया था, बट सेम क्वेश्चन था जो आपके क्लासरूम नोट्स में करवाया गया है, सेम क्वेश्चन।
सो आप समझ सकते हो कि अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके क्लास नोट से बाहर आया गेट फॉरम का, या आपने जो भी ई गेट क्लास किया या ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी क्लासेज या रिफ्रेशर कोर्स परचेज करोगे तो हर जगह आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, मिल जाएगा। हर जगह आपको क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सेम क्वेश्चन क्लासरूम में सॉल्व हुआ है और यहाँ पे भी गेट में भी 21 में आ चुका है। तो अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट हो देन ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, चाहे किसी हीट ट्रांसफर का कहीं से भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके क्लास नोट से बाहर आया है, सभी क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स के अंदर ही है। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन, in a forced convection heat transfer, Stanton number, Nusselt number, Reynolds number, and Planter number are related as. Option A is Stanton number equal to Nusselt number Planter number upon Reynolds number. Stanton number equal to Nusselt number into Planter number into Reynolds number. Option C है Stanton number equal to Nusselt number upon Reynolds number into Planter number. Option D है Stanton number equal to Nusselt number Reynolds number upon Planter number. So again, this question has been asked in GET 2021 set 2 weightage is 1 marks, and yes, this question has been taken from the what, convection। और ये आपको सीधा मैं क्लासरूम में इसका फॉर्मूला ड्रैप किया हूँ। एंड आपको पता है स्टैंटन नंबर इक्वल टू क्या होता है, दिस इज नसल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्लांटर नंबर। So according to the option C is the correct answer. This one I have derived in your class, okay? And I have told you just you have to remember the what result that I have obtained. This is the relation between the Nusselt number, Stanton number, Planter number, and Reynolds number, okay? So this question has been also done in your classroom notes, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेट 2 था इसमें अलग बात है बहुत कम क्वेश्चन आया था, ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन था सेट 2 में, और सेट 1 में कितना था, 9 मार्क्स का था। ऑन एन एवरेज यू कैन अंडरस्टैंड द ओवरऑल वेटेज इज हाउ मच, 12 का था लगभग 9 + 3, बट सेट 1 में अच्छा खासा वेटेज था ट्रांसफर का 9 मार्क्स, एंड सेट 2 में देयर आर ओनली 3 मार्क्स। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हो गेट फॉरम को तो आपने हर सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था मैं बता रहा हूँ जो आपके क्लासरूम के नोट्स से बाहर का है, सारा क्वेश्चन आपके क्लासरूम में करवाया गया है। ओके, थैंक यू।